आपको पता होगा कि एक समय पर लिखने के लिए पंखों का इस्तेमाल किया जाता था। लीगल डॉक्यूमेंट से लेकर लव लेटर्स सब कुछ पंखों पर लिखे होते थे। फिर सन 1809 में डिस्कवरी हुई फाउंटेन पेन्स की। The first fountain pen ever designed. लोगों को समझ आया कि यार इसमें बार बार ना इंक में डुबाने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत जल्द लोगों ने पंखों से लिखना बंद कर दिया। लेकिन इस इन्वेंशन का सबसे बड़ा फायदा शायद इंसानों को नहीं, उन करोड़ों पक्षियों को हुआ जिन्हें उनके पंखों के लिए कैद में रखा जाता था और उनके शरीर से पंख नोच लिए जाते थे ताकि हम लिख पाएं। लोगों के मन में पक्षियों के लिए करुणा पैदा करवाना शायद उस समय पर असंभव होता, लेकिन जैसे ही फाउंटेन पेन्स आए लोग अपने आप स्विच कर गए। इस वीडियो में हम ऐसी ही 3 टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे जिनसे करोड़ों नहीं अरबों जानवरों को मरने से बचाया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजीज उन सिस्टम्स को रिप्लेस कर सकती है जिन्होंने इस पृथ्वी पर पशुओं के जीवन को नर्क बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो शायद सबसे ज्यादा जानवरों को बचा सकती है, और वो है लैब मीट। क्या लैब में बने मीट खाने के लिए तैयार हैं आप? Growing real meat in the lab. लैब मीट के बारे में जानने से पहले इस पर नजर डाल लेते हैं कि मांस उद्योग कितने जानवरों को मारने के लिए जिम्मेदार है। आज दुनिया भर में हर साल 34 करोड़ टन मीट प्रोड्यूस किया जाता है और इसके लिए मुर्गे, गाय, भैंसे, सुअर और बकरी को मिलाकर कुल 80 अरब जानवरों को मारा जाता है। और ये सिर्फ वो हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है, और जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जाएगी ये काटे जा रहे जानवरों की संख्या और बढ़ती जाएगी। यूनाइटेड नेशंस की FAO के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या 2050 तक 9.1 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और इतनी बड़ी आबादी के लिए अभी के एग्रीकल्चरल सिस्टम्स के साथ खाना उगाना या मांस उत्पादन करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और इसके लिए भी हमें कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ने ही वाली है जिससे हम खाने को और एफिशिएंटली और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर पाएं। और यहीं पर लैब मीट की टेक्नोलॉजी गेम चेंजिंग साबित हो सकती है, जो कि बड़े स्तर पर जानवरों को बचाने में भी मदद कर सकती है। लैब ग्रोन मीट, जिसको कल्टिवेटेड मीट, कल्चर्ड मीट या क्लीन मीट भी कहते हैं, उसे बनाने के लिए किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रोसेस से बनने वाला मांस असली मांस ही होता है, लेकिन बस इसे बनाने के लिए आप लैब में जानवरों की कोशिकाओं को लेकर उनको आर्टिफिशियली ग्रो करते हो। बेसिकली आप जानवर से सेल्स निकालते हो और फिर उन सेल्स को एक लैब में बड़ा करते हो। 2013 में लैब ग्रोन मीट पहली बार बनाई गई। World's first lab-grown burger has been cooked and eaten at a news conference. जब यूनिवर्सिटी ऑफ मैस्ट्रिच की एक टीम ने गाय की स्टेम सेल्स से हैमबर्गर पैटी बनाई, तब उसे बनाने में $3 लाख लग गए थे, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी कीमत $9 हो गई। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल दुनिया के 24 देशों में 107 कंपनियां हैं जो लैब ग्रोन मीट पर काम कर रही हैं, जिसमें 2 कंपनियां भारत से भी हैं। पिछले साल ही US फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने लैब ग्रोन मीट को सेफ टू ईट डिक्लेयर कर दिया, यानी इसे खाया जा सकता है। और हाल ही में एक कंपनी को इसे बेचने का अप्रूवल भी मिल गया। अब भले ही फिलहाल के लिए लोगों के मन में लैब ग्रोन मीट को लेकर संदेह हो या ये असली मीट की तुलना में काफ़ी महंगा हो, लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी, इस पर और स्टडीज होंगी, इसका दाम भी कम होगा और लैब ग्रोन मीट पर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। It's delicious. मेरे खुद के देखे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानवरों को कितना टॉर्चर किया जा रहा है Animals feel pain. या उनके भोजन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि भाई अगर दोनों का दाम सेम होगा तो वो असली मीट की जगह लैब मीट खरीदने में कोई सोचेंगे नहीं। ठीक है, खरीद लेंगे। फिलहाल तो ये कह पाना मुश्किल है कि लैब ग्रोन मीट का कंजम्पशन बड़े स्तर पर कब तक शुरू होगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे जानवरों को बचाया जा सकता है, इतना तय है। इसके अलावा मांस से पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव, जिसकी बात मैं अक्सर इस चैनल पर करता रहता हूँ, इसे कम करने में भी लैब ग्रोन मीट एक बड़ा योगदान दे सकता है। 2011 की एक ऑक्सफोर्ड स्टडी के मुताबिक यूरोप में प्रोड्यूस किए जाने वाले मीट की तुलना में कल्चर्ड मीट में 45% तक कम एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है, और इसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी 96% तक कम हो सकती है। जमीन का इस्तेमाल 99% कम होता है और पानी का इस्तेमाल भी 96% तक कम हो सकता है। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई लैब ग्रोन मीट हेल्दी होगा या नहीं, तो रिसर्चर्स के मुताबिक ये जानवरों से प्रोड्यूस किए जाने वाले मीट से भी ज़्यादा हेल्दी होने वाला है, क्योंकि लैब में इस मीट के एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स को हमारे अनुसार हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जानवरों को दिए जाने वाले एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तो हो गई लैब मीट के बारे में अच्छी बात है, लेकिन एनिमल वेलफेयर की नज़र से देखें तो फिलहाल लैब मीट में एक बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल जो जानवरों से सेल्स हम निकालते हैं, उन सेल्स को बड़ा करने के लिए उन्हें फीटल बोवाइन सीरम दिया जाता है। बेसिकली आप इसमें एक गाय या भैंस को पहले गर्भवती करते हो और फिर उस गर्भवती जानवर को ही मार देते हो, और उसके पेट में जो फीटस, जो बच्चा बन रहा है, उसका खून निकालते हो
और फिर उससे बनता है FBS, फीटल बोवाइन सीरम। बहुत ही भयानक प्रक्रिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस विषय पर काम कर रहे लोगों को शुरुआत से इस बारे में पता था और इसलिए वो बिना फीटल बोवाइन सीरम के लैब मीट बनाने पे लगातार रिसर्च में जुटे हुए हैं और कई बड़ी कंपनियां इसमें सफल भी हो गई हैं और वो बिना FBS के लैब मीट बनाने भी लगी हैं। तो कुल मिलाकर लैब मीट के बारे में सारे फैक्टर्स इसी तरफ इशारा करते हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा और इस पर और रिसर्च होगी वैसे वैसे कंप्लीटली एनिमल फ्री लैब मीट और ज़्यादा डेवलप होता जाएगा और साथ ही साथ ये सस्ता भी होता जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो लैब मीट का कॉस्ट है उसमें 50 से 80% कॉस्ट केवल FBS, फीटल बोवाइन सीरम का है। तो जैसे जैसे हम उसके दूसरे अल्टरनेटिव्स डेवलप करेंगे वैसे वैसे लैब ग्रोन मीट सस्ता भी होता जाएगा। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? अब मीट के अलावा जब हम प्लांट बेस्ड डाइट की बात करते हैं तो उसमें दूध और दूध से बने सारे प्रोडक्ट्स को भी छोड़ना होता है। Milk, it does a body good. इन प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार गाय भैंसों को प्रेग्नेंट करना पड़ता है और शॉर्ट में बोले तो हमारा दूध पीना गौहत्या का एक बहुत बड़ा कारण है और इसी वजह से भारत दुनिया के टॉप के बीफ एक्सपोर्टर्स में आता है। इस टॉपिक को डिटेल में समझाने के लिए इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इस विषय पर यूट्यूब पर भी एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है माँ का दूध, जो कि आपको बिल्कुल देखना चाहिए। मांस तो लोग एक बार को छोड़ भी देते हैं पर दूध छोड़ना और भी मुश्किल होता है क्योंकि दूध के प्रोडक्ट्स लिटरली सब जगह हैं और दूध के अल्टरनेटिव्स जैसे सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, इनका इस्तेमाल उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यही एक टेक्नोलॉजी प्रिसीजन फर्मेंटेशन बहुत मदद कर सकती है। It's made with protein engineered by precision fermentation. आसान शब्दों में इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लैब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके दूध बना सकते हैं। ये पूरी तरह से असली दूध की तरह होगा, एक्चुअली असली दूध ही होगा, लेकिन बस इसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाएंगे बिना गाय भैंसों के। इसी से तो हम माइक्रोबियल सेल्स जैसे यीस्ट, फंगी, बैक्टीरिया वगैरह का इस्तेमाल करके ब्रेड, पनीर, टोफू और बहुत सारी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं। प्रिसीजन फर्मेंटेशन इसी प्रोसेस को एक स्टेप आगे ले जाता है। पिछले कुछ सालों से जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है तेजी से। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं जिससे वो हमारे मन चाहे प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर फूड जैसे दूध में पाया जाता हो। बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोल सकते हैं कि भाई तुम अब दूध के मॉलिक्यूल्स बनाओ। अब शायद इस प्रोसेस को सुन करके फिर से कुछ लोगों के मन में शंका आ जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड को सुन के कि भाई इससे तो फूड में छेड़खानी हो जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिए कि फीड क्रॉप्स में जो जानवरों को फीड खिलाई जाती है उसमें भारी मात्रा में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल पहले से ही होता आ रहा है। इसके अलावा जानवरों का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको दिए जाने वाले एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये सब हमारे शरीर में आता है मगर इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में एक्चुअली हम ये सब कंट्रोल कर सकते हैं और जानवरों का शोषण भी नहीं होने वाला है। हालांकि अभी ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टेज पे है और इस पे स्टडीज की जरूरत है जिससे हम साफ साफ कह सके कि भाई इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या होने वाले इंसानों में। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि लैब ग्रोन मिल्क ही दूध का भविष्य है। यूके पर एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर भविष्य में इसका प्राइस जानवरों के दूध के बराबर लाया जा सके तो ये वहाँ की 1/3 चीज मार्केट को कैप्चर कर सकता है। दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और इसमें भारी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। फिर भी इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह डेवलप होने, सेफ्टी कंसर्न्स को क्लियर करने और सस्ता होने में काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी प्रॉमिसिंग ज़रूर है। इससे दुनिया भर में बढ़ती हुई डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड को पूरा किया जा सकता है और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है क्योंकि दूध उद्योग का पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। सच बता रहा हूँ, दूध के प्रोडक्ट्स के हमारे घर तक आने में काफ़ी मीथेन गैस रिलीज होती है जिसकी बात मैं एक अलग वीडियो में कर चुका हूँ। मीट और डेयरी इंडस्ट्री के बाद शायद तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो दुनिया में हर साल करोड़ों जानवरों को मारने के लिए जिम्मेदार है वो है एनिमल टेस्टिंग। बायोलॉजी लेसन्स के लिए मेडिकल ट्रेनिंग, एक्सपेरिमेंट्स, केमिकल, ड्रग, फूड, कॉस्मेटिक्स, इन सभी के लिए जानवरों पर तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है। सिर्फ यूएसए में ही हर साल 11 करोड़ जानवर जैसे चूहे, मेंढक, कुत्ते, खरगोश, बंदर, मछली और चिड़िया एनिमल टेस्टिंग की वजह से मारे जाते हैं। और ये केवल मारे नहीं जाते, बड़े ही दर्दनाक तरीकों से मारे जाते हैं। टेस्टिंग के लिए इनको बुरी तरीके से बांधना, ज़बरदस्ती जहरीली गैसेस इनहेल करने पर मजबूर करना, इनके सर में छेद करना, चमड़ी और आंखें जला देना, ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। और अगर इसके बाद भी वो नहीं मरते तो फिर उन्हें गर्दन काट कर मार देते हैं ताकि भाई नए जो जानवर आ रहे हैं जिन पर टेस्ट किए जाने हैं उनके लिए जगह बना सकें।
और सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यह है कि करोड़ों जानवरों के इस क्रूरता को झेलने के बाद भी 95% दवाइयाँ जो एनिमल टेस्टिंग में सेफ और इफेक्टिव पाई जाती हैं वो ह्यूमन ट्रायल्स में फेल हो जाती हैं। लेकिन बीमारियों से लड़ने के लिए और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के लिए हमें किसी ना किसी रूप में टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या हम इसे जानवरों को टॉर्चर किए बिना कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी उभर के आ रही है जो काफ़ी सारे जानवरों को इस प्रोसेस से बचा सकती है। साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी एनिमल टेस्टिंग से ज़्यादा इफेक्टिव भी है। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गन ऑन चिप्स की। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन ऑर्गन्स के छोटे और सिंपल वर्जन्स की तरह काम करती है। इन चिप्स के अंदर बेसिकली ह्यूमन सेल्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि वो ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी उनके अंदर के फंक्शंस और उनके अंदर के माहौल की नकल कर सकें। और इस तरह से हम एक सिंथेटिक एनवायरनमेंट बना लेते हैं जिसमें दवाइयों को टेस्ट करके ये देखा जा सकता है कि इन दवाइयों का हमारे फलाने ऑर्गन पर क्या असर पड़ेगा या इस फलानी बीमारी के होने पर हमारा शरीर किस तरह से रिएक्ट करता है वगैरह वगैरह। अब चूंकि ये टेस्ट सीधे ह्यूमन सेल्स पर हो रहे हैं तो इस पर किए गए टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट भी होते हैं। हाल ही में एक कंपनी एम्यूलेट ने लिवर ऑन अ चिप से 27 ड्रग्स टेस्ट किए जो एनिमल टेस्टिंग में तो पास हो गए थे लेकिन ह्यूमंस में टॉक्सिसिटी और लिवर डैमेज का कारण बने। लिवर ऑन अ चिप डिवाइस ने 87% ड्रग्स को पहचान लिया जो लिवर टॉक्सिसिटी के लिए जिम्मेदार थे। कहाँ 95% फेलियर और कहाँ 87% सक्सेस रेट। इससे ये पता चलता है कि ऑर्गन ऑन चिप्स एनिमल टेस्टिंग से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो इससे सिर्फ पशुओं की जान ही नहीं बचेगी बल्कि टेस्टिंग की एफिशिएंसी भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी जिससे इंसानों का भी लाभ होगा। तो ये थी कुछ टेक्नोलॉजीज जो आने वाले समय में अरबों जानवरों को बचाने के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर तो वीगन लाइफस्टाइल को चुनना ही बेस्ट है लेकिन अगर कुछ बड़ा बदलाव लाना है तो लॉन्ग टर्म पर मेरी समझ में ये सभी टेक्नोलॉजीज काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं।